नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है जिसके ऊपर बात करनी है, वो है हमारी स्टॉक मार्केट। कि स्टॉक मार्केट को कैसे टारगेट किया जा रहा है इसे क्रैश करने के लिए। अगर आपको याद होगा तो मैंने एक डेढ़ महीने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि कमिंग क्रैश ऑफ स्टॉक मार्केट। और जब वो काम हुआ था, जब मैंने वो वीडियो बनाया था, तो उसके कुछ हफ्तों के बाद एक रिपोर्ट आई थी हिंडनबर्ग की। उसके बाद हल्का सा मार्केट ने नीचे आया, लेकिन हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पहले पता लग गया था कि ये एक फेक रिपोर्ट है जो हिंडनबर्ग दोबारा से करना चाहता है, जैसे इन्होंने काम किया था 2022-23 में, जब एक फेक रिपोर्ट निकाली और हमारी मार्केट को पूरा क्रैश करवा दिया। अब दोबारा से एक हरकत की जा रही है। चाइना की जो स्टॉक मार्केट है उसने हल्का सा राइज करना शुरू कर दिया। पिछले 6-7 दिनों में 25-30% इनकी स्टॉक मार्केट राइज कर गई। 2-3 ट्रिलियन डॉलर तो इनकी जो स्टॉक मार्केट है उसमें वैल्यूएशंस इंक्रीज हो गई हैं, यानी कि वेल्थ लोगों की इंक्रीज हो गई। जैसे ही अमेरिका ने देखा कि चाइनीज स्टॉक मार्केट इंक्रीज होनी शुरू हो गई है, लोगों का जो सेंटीमेंट है, जो डाउन था, वो पॉजिटिव होना शुरू हो गया। प्लस यहाँ पे जो रियल एस्टेट मार्केट है वहाँ पर मकान बिकने शुरू हो गए। जो प्राइसेस गिर रहे थे वो स्टेबल हो गए हैं, इंक्रीज होने शुरू हो गए। एक युद्ध का सिचुएशन बना दिया गया मिडल ईस्ट के अंदर। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखा होगा, मैंने अबाउट 20-25 दिन पहले ही बोला था कि जब जब अमेरिका में इलेक्शन होते हैं और इलेक्शंस का टाइम नज़दीक आता है, आप देखेंगे कि अक्टूबर के महीने में बाइडन को एक बड़ा ही वर्ल्ड हीरो बनाने दिखाने के चक्कर में ये एक युद्ध करवाएंगे मिडल ईस्ट में। अब मिडल ईस्ट ही क्यों, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में 2-3 दिन पहले ही वीडियो बनाया है कि मिडल ईस्ट इसलिए बिकॉज भारत और चाइना दो ऐसे कंट्रीज हैं जो क्रूड इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। और जैसे ही यहाँ पर युद्ध का सिचुएशन होता है, हमारी ग्रोथ रुकनी शुरू होती है और महंगाई बढ़नी शुरू होती है, लोगों की चीखें निकलनी शुरू हो जाती हैं इस सारे मुद्दों के ऊपर, क्योंकि ये डीप एनालिसिस चाहिए इसके ऊपर। और उमेश जी से ज़्यादा आपने देखा कि डीप एनालिसिस कोई नहीं कर सकता, मैं भी फेल हूं इनके सामने। तो उमेश जी, सबसे पहले सिया राम, जय श्री राम। जय सिया राम। सर, ये जो जियो पॉलिटिक्स के अंदर जो ये गेम्स खेली जाती हैं कि कैसे दूसरे कंट्रीज को नीचे कर कर ये फ़ायदा उठाते हैं वेस्टर्न लॉबी वाले, हमने देखा ये गेम ये आज से नहीं है, शुरू से ऐसा ही चलता रहा। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें डेवलप नहीं होने दिया जाता अपनी गेम्स के थ्रू। आपको नहीं लगता कि जो सारा कुछ हो रहा है ये हमारी ग्रोथ को रोकने के लिए ये काम किए जा रहे हैं? चाइना को और दोबारा से एक अंधकार में धकेलने की कोशिश की जा रही है, जैसे उन्होंने रशिया को किया है। और हमारी स्टॉक मार्केट अल्टीमेटली एम इनका है कि इसको कैसे क्रैश किया जाए। क्या ये क्रैश होगी? व्हाट इज योर एनालिसिस? देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट पिछले 4-5 दिन से एक बहुत बड़ा क्रैश आया हुआ है, एक करेक्शन आया हुआ है, वेरी स्विफ्ट है। 5% तक का करेक्शन हो चुका है और अभी भी वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे आपने बताया कि चाइनीज स्टॉक मार्केट हैव रिजन बाय $3 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन से 11 ट्रिलियन पहुंच गए हैं। तो एक बहुत बड़ा राइज है। वैसे ही हांगकांग भी था जो 4.5 ट्रिलियन था, अभी 6 ट्रिलियन हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबली फंड्स आर मूविंग टू चाइनीज मार्केट राइट नाउ। तो चाइनीज मार्केट अभी अट्रैक्टिव है। तो कितने दिन तक रहेगा वो देखने की बात है, क्योंकि आजकल जो फंड्स रहता है दे आर चेंजिंग द डायरेक्शन विद इन 15 डेज itself। ये जो चेंज आया है चाइनीज मार्केट में, ये 15 दिन का गेम है। अब ये वापस इंडियन मार्केट भी आ सकता है। तो मतलब आज एक ही चीज है कि ये जो ग्लोबल हेज फंड है, मैंने पहले भी बताया था आपको, 3 फंड है जिनके पास पूरा कंट्रोल है वॉल स्ट्रीट का। ब्लैक रॉक, स्टेट स्ट्रीट और वैनगार्ड। इन तीनों के पास $22 ट्रिलियन का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है। तो ये जहां पे भी अगर शॉर्ट या लॉन्ग जाएंगे वो मार्केट को ये लोग चला सकते हैं। और आपकी बात ये भी सही है कि जैसे जैसे अभी यूएस इलेक्शंस आ रहे हैं और एक चीज है, ब्रिक्स के अंदर कजान में सबमिट हो रही है और एक नया ब्रिक्स पेमेंट बैंक बनाने की बात चल रही है। उसमें कहीं ना कहीं जाके यूएस डॉलर की जो दादागिरी थी, जहां पे वो कोई भी कंट्री को अपने जो स्विफ्ट सिस्टम से बाहर कर देता था कि वो ट्रेडिंग ही नहीं कर सके, जैसे उन्होंने वेनेजुएला, रशिया और ईरान और अफगानिस्तान को करके रखे हैं, वो होना बंद हो जाए। उसके बाद उनकी जो कन्वर्शन कॉस्ट है, जो 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 करेंसी कन्वर्शन के अंदर जो कन्वर्शन कॉस्ट लगता है 6.25%, वो जो रेवेन्यू है वो इनके पास नहीं रहेगी। इनके पास डेटा नहीं रहेगा
कि क्या चीज चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, आपको ये बात के जान के हैरानी होगी कि एक महीने पहले चाइना ने 1.5 मिलियन टन ऑफ व्हीट, कॉर्न और सोया जो ऑर्डर थे वो कैंसिल कर दिए अमेरिका के। इन्होंने लिया है ब्राजील से। ये न्यूज बाद में आई है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जाके अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन, अमेरिकन हेज फंड ये नहीं चाहेंगे कि दूसरी इकोनॉमी बढ़े। तो एक इन्वेस्टर सेंटीमेंट खराब करने के लिए, तो एक तरह से ग्लोबल इंस्टेबिलिटी लाने के लिए काम चल रहा है। आपने जैसे बरोबर बोला है कि जब भी सिचुएशन नॉर्मल होता है, अचानक जियो पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट चालू हो जाता है। हम कोविड से बाहर निकल ही रहे थे, विंटर ओलंपिक्स बीजिंग में हो रहा था 2022 में, मेरे ख्याल से 18 या 20 फरवरी को खत्म हुआ। सडनली हमने देखा कि 24 फरवरी को रशिया यूक्रेन वॉर चालू हो गया, और इस वॉर को अभी कम से कम 2.5 साल हो चुके हैं। लोग ये बता रहे हैं कि ये वॉर बेसिकली रशिया और यूक्रेन के बीच में है, पर मुझे ये लगता है ये एक फिक्स मैच है रशिया और अमेरिका के बीच में। आज वर्ल्ड में क्रूड प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करने वाली 4 कंट्री हैं, ईरान, सऊदी अरेबिया, रशिया और अमेरिका। अगर क्रूड के दाम बढ़ते हैं, इन चारों को फायदा है। आज यूरोजोन जो है, पहले गैस नॉर्थ स्ट्रीम गैस लाइन से लेता था रशिया से, उसको ब्लो कर दिया गया। आज यूरोप वही गैस एलएनजी टैंकर में अमेरिका से 3 गुना दाम पे ले रहा है। चाइना अभी टोटली डिपेंडेंट हो गया रशिया पे। जो क्रूड आपको याद होगा कोविड के टाइम पे माइनस में चले गया था, मतलब उसके कोई दाम ही नहीं थे। उस समय $30-35 चल रहा था, आज 77-76 आ चुका है। तो मतलब एक वॉर छिड़ने से इन सबको फायदा हो गया। अब इसका फायदा, अब देखिए इंडिया और चाइना वर्ल्ड की 2 बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया इंपोर्ट करता है 83% अपना जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, सिर्फ 17% डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। तो हमारे जीडीपी पे बहुत अफेक्ट करता है इसका। वैसे ही चाइना का है, चाइना हमसे 3 गुना ज्यादा इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल। तो मेरा ये मानना है कि ये सब एक ग्लोबली एक फिक्स मैच है, जिसमें जो रिसोर्स रिच कंट्रीज है दे आर एक्टिंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, कि जाके अगर क्रूड प्राइसेस के दाम बढ़ते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस के दाम बढ़ते हैं, तो उनकी इकोनॉमी सस्टेन होती है। और इसके अंदर जैसे, और मेरा ये एक मानना है कि ये अमेरिका और रशिया का फिक्स मैच है, जिसमें अमेरिका चाहता है कि यूरोजोन को तबाह कर दे, यूरो की वैल्यू न रहे, और रशिया चाहता है कि चाइना उसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो जाए कि उसको कहीं जाना ही नहीं पड़े। इसके लिए रशिया ग्रेन एक्सचेंज भी बना रहा है, ब्रिक्स बैंक भी बना रहा है, ब्रिक्स पेमेंट नेटवर्क भी बना रहा है। तो यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द रशियन गेम प्लान। ये अब पॉपुलर थियरी कोई भी मेरी नहीं मान रहा है, पर मुझे ये लग रहा है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है और इसलिए मैं आपके साथ डिस्कस भी कर रहा हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी अभी। आप देखिए क्रूड है, भारत की मार्केट हमेशा ही इंपोर्ट जो है करते हैं हम लोग क्रूड। अगर आप देखेंगे स्पाइक, जैसे ही मार्केट में प्राइसेस नीचे आने शुरू हुए, हमारी इकॉनमी को उसने सपोर्ट करना शुरू किया। एकदम से ये युद्ध का एक माहौल बना दिया, क्रूड के प्राइसेस बढ़ने शुरू हो गए। दूसरा है हमारी जो एनर्जी सेक्टर है वो सारे के सारा वो कोल के ऊपर डिपेंडेंट है। कोल के प्राइसेस जैसे ही कूल डाउन होने शुरू होते हैं, हमेशा ही एक युद्ध का माहौल दोबारा से शुरू कर दिया जाता है। ये हाईएस्ट लेवल पर दोबारा पर कोल चला गया। 2 कंट्रीज हैं जो कोल के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, चाइना और भारत। हमारा भी 60 से 70% कोल के ऊपर डिपेंडेंट है, चाइना का भी है। तो क्रूड एंड कोल दोनों को इंक्रीज कर दिया गया है जानबूझकर, और इसका असर आप देखिए कमोडिटी की जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर भी होगा। इसका जो हमारी महंगाई है यहाँ पर वो होगा, और हमारा जो ऑपोजिशन है उसको एक मुद्दा मिल जाएगा। आगे जितने भी इलेक्शन आएंगे, देखिए महंगाई जो है वो
डायन की तरह हमें खाई जात रही है, यही इनका डायलॉग होता है कांग्रेस वालों का। और इसको कराया जा रहा है जानबूझकर इलेक्शन से पहले, ताकि मोदी जी की गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट में, स्टेट की इलेक्शंस में जीत नहीं पाए। एक बड़ा ही कोऑर्डिनेटेड वे से एक तरह से हमें घेरा जा रहा है। सर, कितना डीपली ये कनेक्टेड है? देखिए, ये अ, अ, इसको इतना डीप कनेक्टेड है कि आप सोच नहीं सकते। ग्लोबल मीडिया, हेज फंड, कंट्री आपस में मिल चुके हैं। दे वो सबका एक तरह से एक कबाल बना हुआ है। और मेरे हिसाब से इनका एक ही चीज है, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज के दाम बढ़ते हैं, डिस्पोजेबल इनकम खत्म हो जाती है। और चाइना के अंदर भी महंगाई बढ़ रही है, इंडिया के अंदर भी स्टेट इलेक्शंस आ रहे हैं। तो एक तरह से स्ट्रांग सरकारें नहीं रहेगी उधर, तो वो एक स्लिपरी विकेट पे रहेगी। इसका लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट दोनों ही है। मैं कल ही एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें सीआईए अभी चाइनीज एक्सपर्ट को रिक्रूट कर रहा है, स्पाई। और कुछ रिपोर्ट आ रही है कि वहां पे भी डिस्कंटेंट चल रहा है। और वेस्टर्न मीडिया में और इंडियन मीडिया में आर्टिकल्स भी आ रहे हैं कि शी जिनपिंग अभी चाइना के कोलैप्स से डर रहे हैं, सोवियत स्टाइल कोलैप्स के लिए। क्योंकि जैसे महंगाई बढ़ेगी और जैसे डिफेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा, इनको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो जरूरी चीजें मिलना मुश्किल हो जाएगा। बट चाइना ये सब जानता है, चाइना इतनी जल्दी इस ट्रैप में फंसेगा नहीं। तो अभी उन्होंने $142 बिलियन का अभी क्यूई अनाउंस किया है, जिसके कारण उनके मार्केट्स बढ़ रहे हैं और भारत के फंड उधर जा रहे हैं। तो ये एक तरह से एक बहुत बड़ा खेल है। इसके अंदर यू हैव एजेंसीज इन्वॉल्व, यू हैव द मीडिया इन्वॉल्व। नहीं उमेश जी, अभी जो इन्होंने अनाउंस किया है चाइना ने एक पैकेज, जिसके कारण स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, रियल एस्टेट बढ़ गया है। अभी इन्होंने बोल दिया कि 400-500 बिलियन डॉलर का और पैकेज नवंबर में आने वाला है। हो सकता है अक्टूबर में ही आ जाए, क्योंकि अभी छुट्टियां हैं। छुट्टियों का असर 8-9 तारीख को मार्केट खुलेगी यहाँ पर, चाइना के अंदर एक हफ्ते की छुट्टियां हैं यहाँ पर। तो उसके बाद असर देखा जाएगा कि क्या ये जो रैली है जो इंक्रीज करने की, ये क्या 8 अक्टूबर के बाद भी ये कंटिन्यू रहती है? मेरा अपना मानना है कि ये कंटिन्यू रहेगी। यहाँ पर लोग, पहली बार मैंने देखा है कि लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, हमें छुट्टियां नहीं चाहिए, वी वॉन्ट टू इन्वेस्ट इन द स्टॉक मार्केट एंड वी वॉन्ट टू मल्टीप्लाई आर मनी। कभी भी ये होता नहीं है आपको एक हफ्ते की छुट्टियां हो और कंट्री बोले हमें छुट्टियां नहीं चाहिए, हम पैसा बनाना चाहते हैं। दैट मीन्स कहीं ना कहीं अंडर करंट तो है कि पैसा बनाना दिक्कत हो गया है। भारत के अंदर भी पैसा बनाना, बिजनेस चलाना, महंगाई जो है वो हमें खाई आ रही है अभी आज की डेट में। और ये बाहर से इंपोर्ट की हुई, हमारे ऊपर थोपी गई ये चीज़ें हैं। स्टॉक मार्केट के ऊपर बात कर रहे थे हम लोग कि स्टॉक मार्केट का मेरा अपना मानना है कि हमारी मार्केट को क्रैश किया जाएगा। ये छोटा मोटा जो करेक्शन है उसकी बात मैं नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि अभी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जो गेम है वो अभी भी बड़े इन्वेस्टर्स के हाथ में होती है। जब एकदम से क्रैश किया जाएगा, बड़ा इन्वेस्टर पैसे बनाकर बाहर निकल जाएगा और छोटे इन्वेस्टर से जो पैसे हैं उसकी जेब से निकल जाएंगे। और स्टॉक मार्केट एक जुआ है जहां पर 99% लोग 1% लोग को फीड करने के लिए ही अपने पैसे, जिसको बोलते हैं कि गुआने के लिए ही वहां पे मार्केट में जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि ये जो मार्केट के अंदर करेक्शन जिसको बोल रहे हैं, ये डेलिबरेटली क्रैश करवाने का एक सिस्टम है और ये क्रैश होकर ही रहेगा जैसे जैसे अमेरिका के इलेक्शंस पास में आएंगे? देखिए, यहाँ पे आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हमारी जो रेगुलेटर एजेंसी से सेबी है, उन्होंने बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप्स ले चुके हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर जो मार्जिन फंडिंग थी वो खत्म कर दिए गए हैं। अभी नए रूल्स लेके आए हैं जिसमें एफएनओ के लिए जो पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा दिया गया है, वीकली एक्सपायरीज खत्म कर दी गई है। तो गवर्नमेंट इज ऑलरेडी टेकिंग केयर ऑफ दैट थिंग, सिस्टम को इम्प्रूव किया जा रहा है और रियल टाइम डेटा देखा जा रहा है कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग हो रही है क्या नहीं हो रही है। और जैसे ही लाइट में आ रही है उस सब डेफिशिएंसी को करेक्ट किया जा रहा है। आरबीआई भी अपनी वार्निंग निकालता रहता है। आज जैसे आपको मालूम है, इंडिया का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है $5 ट्रिलियन के ऊपर है, जबकि
अपनी इकोनॉमी है समवेयर अराउंड 3.8 टू 3.9। तो इसका मतलब है कि इतना बड़ा 2008 में जब क्रैश आया था, तब मार्केट कैपिटलाइजेशन वाज 1.5 टाइम्स ऑफ द जीडीपी। आई डोंट थिंक सो वी आर नियर द क्रैश राइट नाउ, बट वी आर मूविंग इन द डायरेक्शन। अब ये कितना हम्म। ऊपर जाता है वो देखना है। और जिस हिसाब से लिक्विडिटी के कारण जो स्टॉक्स मैंने देखा है कि जो चल ही नहीं रहे थे 2-3 महीने पहले, आज वो सडनली डबल हो चुके हैं। तो एक तरह से जो स्टॉक्स के अंदर आपने जो बताया है ये सट्टा है, ये बरोबर सट्टा है। बट अब इसके अंदर होल्डिंग पावर की जरूरत है। अगर आप एफएनओ में करोगे और आप अगर लेवरेज रहोगे, डेफिनेटली यू आर इन अ प्रॉब्लम फॉर द नेक्स्ट 2 मंथ। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आज जो काम होता है ट्रेडिंग का, ये काम होता है बॉट के थ्रू, एल्गो ट्रेडिंग। और उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है, 1 सेकंड में वो 15 से 20 ट्रेड कर लेते हैं। जबकि हमें कुछ भी ऑर्डर पंचिंग करके उसको कंफर्म करने के लिए 4 से 5 सेकंड लगेंगे, वो भी सबसे फास्टर। और उधर उनको मालूम है कि कैसे पोजीशनिंग किया जा सकता है, कितने मार्केट में, कब मार्केट अगर गिरे तो कितना पोजीशन किया है, वो सब पैरामीटर्स पहले से ही फीड करते हैं। तो आप ये देखते हैं कि मार्केट करेक्शन भी स्विफ्ट होता है और मार्केट रिकवरी भी स्विफ्ट होता है। तो जो क्रैश होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। उस समय जब पोजीशन होगी उसके कॉन्ट्रा में काम होगा। चलो अमरीश जी, और अभी मैं एक आखिरी क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। मैं चाइना में बैठा हूँ, मुझे जो मालूम है कि चाइना में कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ पर इन्वेस्ट किया जाए, ताकि एक सेफ इन्वेस्टमेंट हम बोल सकते हैं। वी वर थिंकिंग की जो ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो स्टॉक्स हैं वो बहुत बढ़ रहे थे, बैंकिंग बढ़ रहा था, तो इसके अंदर एक सेफ इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक्स है, रोबोटिक्स है, ये सारी कंपनीज है जिसको गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू प्रमोट किया जा रहा है, सपोर्ट दिया जा रहा है। तो ये सारे के सारे स्टॉक्स हम सेफ स्टॉक्स को मानते थे। भारत में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिसको हम सेफ बोल सकते हैं आज की डेट में, जहां पर गवर्नमेंट पॉलिसीज सपोर्ट करती हैं एंड मार्केट कैन रियली टेक एडवांटेज ऑफ दैट? वेयर शुड वी इन्वेस्ट? देखिए, जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो डिफेंस सेक्टर है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री खुद उसके अंदर इन्वॉल्व है, मेक इन इंडिया में, जिसमें आप देखते हैं कि अजीत डोभाल साहब खुद जाके फ्रांस में जाके नेगोशिएट करके आते हैं रफाल जेट के लिए। डिफेंस सेक्टर जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर की खुद की एक पर्सनल इंटरेस्ट है और वो हाई से बहुत करेक्ट भी कर चुके हैं। तो बहुत सारे स्टॉक्स है डिफेंस सेक्टर में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, मैजेगन डॉक्स। और भारत का जो सी कोस्ट है वो एक 7,700 किलोमीटर का है। सेकेंड, अगर ये इसराइल और हिजबुल्ला और ईरान का ये खत्म हो जाता है तो हम आईमेक के ऊपर काम चालू हो जाए, इंडिया मिडिल ईस्टर्न यूरोपियन कॉरिडोर। उसके कारण हमारे रेलवे स्टॉक को भी फायदा हो सकता है, बट इट इज कंडीशनल टू द पीस ट्रीटी। थर्ड, ईवी स्टॉक्स इंडिया में अभी आगे बढ़ने के हैं, क्योंकि बहुत सारे पब्लिक लिमिटेड कंपनी पीएसयू एक उनके ग्रीन आर्म को लिस्ट किया जा रहा है। जैसे एनटीपीसी ग्रीन है, एसडीवीएन ग्रीन है, एनएलसी ग्रीन है। तो ईवी सेक्टर में भी इट लुक्स प्रॉमिसिंग। बट आज जो बात है कि आज ये ले सकते हैं, इसके प्राइसेस इज अ वेरी कंफर्टेबल एंट्री पॉइंट। और यहाँ पे आपको जब भी अगर इन सेक्टर का टाइम आएगा, इट विल गिव यू क्विक रिटर्न। तो आज एक ही चीज है, आप सेक्टर चर्निंग करते रहिए। अगर आपको मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, निकलिए, टैक्स भरिए, दूसरे सेक्टर में जाइए। फार्मा इज ऑल्सो लुकिंग गुड। जैसे हमारे बिल गेट्स ने भी बता दिया कि 2025 में एक वायरस आ सकता है, तो वी हैव टू कीप एन आई ऑन फार्मा ऑल्सो। तो आज की डेट में जो ग्लोबल ट्रेंड्स है, वी हैव टू एनालाइज दैट। हमारा जो ऑयल एंड नेचुरल गैस सेक्टर है, ओएनजीसी है, दैट ऑल्सो इज अ वेरी गुड स्टॉक। यू विल बी सरप्राइज टू नो
ओएनजीसी ने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में नीचे उन्होंने हाइड्रोकार्बन रिजर्व लोकेट किया है। द एस्टिमेटेड रिजर्व ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज कंपेरेबल टू द मिडिल ईस्ट। मतलब तो मिडिल दैट ईस्ट इज में वेरी डीप वाटर्स। वो 4 किलोमीटर नीचे जाकर है, उसकी एक्सटेंशन विल टेक लॉन्ग टाइम। एक्सट्रैक्शन विल डेफिनेटली टेक लॉन्ग टाइम। बट आपको ये चीज जान के हैरानी होगी कि थोड़े से नीचे जो सुमात्रा जो बेल्ट है इंडोनेशिया के अंदर आता है, दे आर एक्सट्रैक्टिंग 1 मिलियन बैरल्स पर डे। जब इंडोनेशिया कर सकता है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल सही है, बिल्कुल कर सकता है। इसके ऊपर काम चालू है। आई हैड ए टॉक विद द मिनिस्ट्री पीपल ऑल्सो। दे टोल्ड मी कि उसके ऊपर बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। मोदी जी खुद उसको कवर भी कर रहे हैं कि मुझे अब भारत को आत्मनिर्भर निर्भर बनाना है तेल की प्रोडक्शन के अंदर भी, ताकि हमें इंपोर्ट ना करना पड़े। जो 15 लाख करोड़ का हम इंपोर्ट कर रहे हैं ये बंद हो जाए। बट सर, आपको क्या लगता है कि जो क्रूड क्रूड तो आपने बता दिया, व्हाट अबाउट गोल्ड? क्या गोल्ड एक सेफ इन्वेस्टमेंट है? जबकि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी दुनिया में ऑलरेडी दे आर एट अ हाई टाइम, ऑल टाइम हाई पे हैं। देखिए, जैसे ही ये ब्रिक्स बैंक बन रहा है, जो करेंसी अभी ट्रेडिंग हो रही है वो जनरली मेरे ख्याल से जो ब्रिक्स बैंक बन रहा है वो उसमें पेट्रो या युआन का बहुत ज्यादा रोल रहेगा। पेट्रो रूबल में भी चलेगा, पेट्रो दिरहम में भी चलेगा, पेट्रो रुपी में भी चलेगा। वो ट्रांजैक्शन के लिए ठीक है, पर जैसे ही आपने पैसा कमाया देन यू विल नॉट कीप योर मनी इन पेट्रो युआन। आप युआन में नहीं रखेंगे, आपको एक सेफ एसेट में रखेंगे। जबकि पहले हम लोग यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में रखते थे, अब वो पैसा जाएगा गोल्ड में। आपको जान के हैरानी होगी कि पिछले मेरे ख्याल से 20 महीने से चाइना खुद कंटिन्यूसली गोल्ड ले रहा है अपने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स बेच के। तो बाकी भी कंट्रीज जो कमाएंगे दे विल बी होर्डिंग गोल्ड। गोल्ड का तो टारगेट ही दिया हुआ है कि बाई मार्च इट शुड बी अराउंड 3200 आउंस। तो अभी जो दाम है 2650 या 2660 है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। गोल्ड इज अ प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट, और आई एक और फुली एक एग्री विद यू। और एक चीज है, 2008 में सिल्वर जब सिल्वर का हाई था $49 आउंस का, तो आज भी $32 है। जबकि उन्होंने सिल्वर ने अपना ऑल टाइम हाई को अभी तक छुआ भी नहीं। 2011 में गोल्ड का हाई था 1900 समथिंग, 1925। तो गोल्ड हैज ऑलरेडी क्रॉस्ड इट्स ऑल टाइम हाई ऑफ 2011। सिल्वर में बाकी है, पोटेंशियल ज्यादा है लग रहा है मुझे कि एक बार कम से कम वो अपना ऑल टाइम हाई तो पक्का करेगा और इट विल एक्लिप्स द ऑल टाइम हाई ऑल्सो। बिल्कुल सही है। तो हमारा मुद्दा आज का था कि जो हमारी स्टॉक मार्केट है इसमें करेक्शन लेकर आने की, जो करेक्शन आ ही रहा है, लेकिन इसको क्रैश कराने की ज़रूरत भी है अमेरिका की, क्योंकि पैसे बनाने हैं। और ये ऐसे ही करते हैं, स्टॉक मार्केट्स को ऊपर लेके जाते हैं और कई यहाँ पर फैक्टर्स हैं जिसको एक्टिवेट किया जाता है, और उसके बाद जो छोटा इन्वेस्टर होता है उसे लूट कर, उसके पैसे खींच कर ये बाहर निकल जाते हैं अपनी कंट्रियों में, और जो गरीब कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है उसे नीचे धकेल दिया जाता है। उसके ऊपर पूरी तैयारी है। ये वॉर जो है ये बहाना है, निशाना कहीं और ही है। और हाँ, इसलिए जिन्होंने प्रॉफिट्स बना लिए हैं, बुकिंग कर ली है, आवर सजेशन ऑलवेज इज इट्स ऑलरेडी टू मच हिटेड अप। आप जितना जल्दी यहाँ से निकल सकते हैं प्रॉफिट कमाइए, बाहर निकलिए और इसको चर्न करते रहिए, जैसे उमेश जी ने बोला है। ज़्यादा टिक कर रहेंगे तो ये सारा कुछ छीन कर एक आपसे निकाल कर ले जाएंगे, उसी की तैयारी है एक अभी। एक और एक चीज है, ब्लैक रॉक के पास उनका इन हाउस बिल्ड सॉफ्टवेयर है अलादीन। इनका कुछ फुल फॉर्म है एसेट्स लायबिलिटीज एंड डेरिवेटिव समथिंग, ऐसा कुछ है। ये सॉफ्टवेयर इज बीइंग यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द हेज फंड अक्रॉस द ग्लोब। और कल ही न्यूज आया है कि जियो फाइनेंस और ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि जब ये व्हेन बिग शार्क्स आर एंटरिंग द इंडियन मार्केट, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट, रिलायंस एंड ब्लैक रॉक, certainly things will not be very easy. You will have an increased volatility क्योंकि पोजिशनिंग सब दिया जाएगा।
आज क्रैश हमारे हाथ में है ही नहीं, एवरीथिंग इस ये गेम है बॉट्स के हाथ में, प्री डिफाइंड चीज दे दिया बिल्कुल। जाए, बस इतना ही बोलूंगा। नो। और और अगर आप खुद का पैसा अगर आप लेवरेज नहीं है वही पैसा लगाइए स्टॉक मार्केट में और होल्डिंग करने की ताकत रखिए। करेक्शन आएंगे, करेक्शन विल बी वेरी स्विफ्ट एंड रिकवरी ऑल्सो विल बी वेरी फास्ट। यस, मुझे लगता है कि फंडामेंटल्स, भारत की जो मार्केट है उसके फंडामेंटल्स ठीक है। वॉरेन बफे ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि ही इज गोइंग टू एंटर इनटू इंडियन मार्केट इन अ वेरी बिग वे। उसने सेक्टर्स भी बता दिए हैं, इंश्योरेंस है, इवन टेक्नोलॉजी है, मेडिकल जैसे आपने बोला है, और बैंकिंग है। उसके अंदर बड़े ही बड़े लेवल पर वो एंटर करने वाला है भारत के अंदर। एंड ही इज सिटिंग ऑन $250 बिलियन ऑफ स्पेयर मनी जो उसके इन्वेस्ट करने हैं उसको किसी कंट्री में। एंड ही इज लुकिंग एट भारत फॉर इन्वेस्टमेंट्स। सर, आपका आखिरी देखिए आखिरी कमेंट। देखिए 2047 तक सब लोग बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी शुड बी अराउंड 30 to 35 ट्रिलियन। ठीक है, आज 4 ट्रिलियन है, तो 25 साल में आपको 10x ग्रोथ है। तो इन्वेस्टेड तो रहना ही चाहिए इंडियन मार्केट में। डेमोग्राफिक डिविडेंड भी है, अब प्रॉमिसिंग हब स्पेस बन रहा है डिफेंस मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरऑलिंग के लिए। हमारा जो यूएस भी हमारे साथ अभी सेमीकंडक्टर प्लांट लगा रहा है। लास्ट ईयर यूएस अपने नासा एंड इसरो हैड साइंड अ पैक्ट। फिर आपका आपका ये एआई में बहुत बड़ा काम हो रहा है, इसमें चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स भी मैन्युफैक्चर होगी। थर्ड, जेनेटिक्स जीनोम इंजीनियरिंग होता है, फिर बाद में 3D ब्लॉक प्रिंटिंग है, और भी जो नए नए इंडस्ट्रीज है वो भारत में कैचअप हो रहा है। तो यहाँ का जो यहाँ का जो और गवर्नमेंट सपोर्टिव भी है, गिफ्ट सिटी आ रहा है। फिर बाद में आपने इंटरनेशनलाइजेशन कर दिया यूपीआई का। आप बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स रेज कर सकते हो इंडियन रुपीज में, उसको मसाला बॉन्ड्स बोलते हैं। तो एक तरह से बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया है, और इसका बेनिफिट सब मिलेगा हमें। सर, एक आखिरी क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ गया कि जैसे यूएस के इलेक्शंस है, वहाँ पर ट्रंप आएगा या कमला हैरिस आएगी, वो वक्त बताएगा। आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस जब यूएस के होते हैं उससे पहले एक हरकत की जाती है मार्केट को नीचे लेके आने के लिए, और जब यूएस का नया प्रेसिडेंट आता है उसको भी आकर कुछ दिखाना होता है कि मैंने भी कुछ किया है देखिए, तो वो भी कोई ना कोई प्रीस ट्रीटी के नाम पर कोई ना कोई युद्ध दोबारा से शुरू करता है अगले 3-4 महीनों के बाद। यानी कि मार्च अप्रैल के बाद दोबारा से कोई ना कोई करेक्शन लेके आने की कोशिश दोबारा से की जाएगी। जैसे आखिरी कमेंट कि डोंट यू थिंक को रिलेशन बिटवीन हिस्ट्री एंड दिस टाइम ऑल्सो समथिंग लाइक दिस विल हैपन? सर, ऑलरेडी यूएस का इलेक्शन है नवंबर 4 को, ब्रिक्स समिट है 22 से 24 के बीच में। तो ये 2 वीक का गैप है, वेरी क्रिटिकल फॉर द ग्लोबल फाइनेंशियल इंडस्ट्री। और आपने जैसे बताया कि आगे जाके चाइना के अंदर भी स्टिमुलस अनाउंस होगा, तो चाइना की जो मार्केट आज 11 ट्रिलियन है, वो शायद वो भी 22 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी 18 ट्रिलियन की है। तो देयर इज नो, वी शुड नॉट बी सरप्राइज कि चाइना की अगर इकोनॉमी डबल हो जाए या कुछ चेंजेस आ जाए, अगर गवर्नमेंट ज्यादा स्टिमुलस देती है। तो एक स्टेरॉइड जैसा है, तो एक बार चल भी सकता है। इसका इफेक्ट जो होगा जब इसका फॉल, वो बहुत मुश्किल रहेगा। एंड आई थिंक मिड 2025 जैसे आपने बताया है, देयर में बी दैट में बी अ क्रैश। और बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेड 2025 देर विल बी, नॉट माइट, देर विल बी अ क्रैश। यूएस प्रेसिडेंट को दिखाना होता है कि देखिए मैंने आकर अपनी इकोनॉमी को ऊपर कर दिया, बाकी सबको नीचे कर दिया है। आई फील दैट इज गोइंग टू हैपन ऑल्सो। मैं स्पेकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री है और एक कैलकुलेशन है जिसके बेसिस पे ये मैं सारी बातें बोल रहा हूँ और आप भी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, आज की डेट में वॉल स्ट्रीट जो है, it actually determines the scope of the events, happening of the event. All the corrections and everything are time based, market based, and news based. So it is like when they want to do it, they will definitely do it.
आप कुछ नहीं कर पाओगे। अगर इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया उनके कोई भी एक ऑयल डिपो पे, और मीडिया ने उसको मैग्नीफाई कर दिया और बता दिया कि तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट होने वाला है, सेंटिमेंट्स को खराब करने में कितना टाइम लगेगा? ट्रू बात है। ये स्पिन करने में तो लिब्रांडो बहुत ही शातिर हैं चीज़ों को। और ये विश्व युद्ध तो हर एक महीने करवाते हैं, कभी हिजबुल्ला के नाम पर, कभी हमास के नाम पर, और कभी रशिया यूक्रेन के नाम पर। और अभी तो ये इसराइल और ईरान वाला ये युद्ध तो इन्होंने शुरू करवा ही दिया है और स्टॉक मार्केट्स को हिट भी करना शुरू कर दिया है। इसलिए ये आप वीडियो बनाना ज़रूरी था कि देर आपको अ टारगेटेड एक लाइन है जिसको लेकर ये चल रहे हैं, और फायदा एक किसी और को ही होना है। को एक और एक चीज बता देता हूँ, रशिया के $300 बिलियन अमेरिका ने कन्फिस्केट कर दिए थे। उसके बावजूद भी रशिया खुश है, क्योंकि उसकी वॉर इकोनॉमी में उसके फूड, फ्यूल्स और फर्टिलाइजर सबके दाम डबल ट्रिपल हो चुके हैं। और 2.5 साल वॉर चला के उसने जो अपनी वॉर इकोनॉमी से जितना कमाया है वो आप सोच नहीं सकते। अगर वर्ल्ड में पीस रहता तो आज ऑयल शायद $25 पे मिल जाता क्रूड। तो नहीं इसी उमेश बात जी, से आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ये फिक्स मैच लग रहा है मुझे अमेरिका और रशिया का, ये युद्ध जो है ये सारा का सारा फिक्स है कि तुम भी पैसे बनाओ, मैं भी पैसे बनाता हूँ, दुनिया गई तेल लेने। बरोबर है, आपकी बात एकदम ही सही है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगर रशिया और अमेरिका के बीच में अगर इतनी दुश्मनी होती तो रशिया यूरेनियम नहीं देता है अमेरिका को। रशिया इज एक्सपोर्टिंग यूरेनियम टू अमेरिका। तो ट्रू। जहाँ जहाँ पे अगर इनको कोऑपरेशन करना है वो कोऑपरेशन भी कर रहे हैं, और दिखाने के लिए कन्फ्रंटेशन भी कर रहे हैं। फायदा सबका है, इसमें फायदा यूएस का फायदा है, सबका है। इसमें फायदा यूएस का है, इसके में फायदा रशिया का है। नुकसान है इंडिया को, नुकसान है चाइना को, नुकसान है यूरोपियन यूनियन को। बस इतना ही बिल्कुल बोलूंगा। सही है। एंड दिस इज अ नो, रियल एक पिक्चर। और भी है, एक और भी है सर। फायदा एलिट्स को है, गवर्नमेंट्स को है, आम आदमी पिसने के लिए ही है। ही इज अ पॉन, जो पैदा ही मरने के लिए होता है दूसरों के लिए। वो बात भी सही है आपकी। और आज की डेट में अभी तक तो कैपिटल कंट्रोल्स आए नहीं है, कब अनाउंस कर दे वी डोंट नो। और कैपिटल कंट्रोल्स आ गए तो आप अपने पैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री नहीं ले जा पाएंगे। तो यू हैव टू मूव टू प्लेसेस where you have a very good business climate, business investment climate अच्छा है। और आज की डेट में जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे रिच इंडियन दुबई भाग रहे हैं। हम्म। तो इट्स टाइम फॉर इंडियंस टू, जो अमेरिका में है, दे नीड टू कम बैक टू इंडिया। उनको अपने इन्वेस्टमेंट इंडिया में प्राप्त करना चाहिए, और उन्हें भी दुबई की रेसिडेंसी ले लेनी चाहिए। नहीं, चाइना में ऑलरेडी ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। इसीलिए जो चाइनीज़ हैं उन्होंने अपने पैसों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे आर नॉट एबल टू डू इट बिकॉज रिस्ट्रिक्शंस ऑलरेडी चाइना के अंदर बहुत डीपली इन्होंने अनाउंस कर दिए हैं। तभी कांग्रेस वालों ने जो स्विट्ज़रलैंड से, यूके से पैसे निकाल कर चाइना में रखे थे, वो यहाँ पर फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ से पैसे निकालने कांग्रेसियों को मुश्किल हो रहे हैं चाइनीज़ बैंक्स में से। तो ये जो चीज़ आप बोल रहे हैं ये अमेरिका में, बाकी कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट होने वाली है। तभी 1,20,000 बिलियनियर्स और मिलियनियर्स जो हैं चाइना के, वो ऑलरेडी लास्ट ईयर चाइना को छोड़कर बाहर निकल गए हैं, अपने कैपिटल को बाहर निकाल कर ले जाने के लिए। और इलीगली या लीगली लेकर गए हैं वो उनको मालूम है। आई डोंट वांट टू डिस्कस दैट राइट नाउ, बट ये चीज़ हो चुकी है। अब अमेरिका में भी यही चीज़ इंप्लीमेंट होने वाली है। यू आर स्पॉट ऑन दैट मैटर। आपको जान के हैरानी होगी, जी जिनपिंग की जो सिस्टर है वो ऑस्ट्रेलिया में रहती है। तो आप सोच सकते हैं सर आई कि नो दैट। आपके लॉर्ड जी जिनपिंग का पैसा, जो खलीफा जी जिनपिंग है, उनका पैसा कहाँ पे, आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझ आ गया सर। थैंक यू सो मच, वेरी वेरी नाइस डिस्कशन विद यू एज ऑलवेज। थैंक यू फॉर योर एनालिसिस एंड इट्स डीप रूटेड। जो चीज़ें हैं ये लोगों को समझ आनी ज़रूरी हैं कि खतरा अभी भी टला नहीं है, हमारे ऊपर खतरा बार बार मंडरा रहा है। निशाना एक ही है कि यहाँ पर चीज़ों को, पैसों को खींचकर यहाँ से बाहर निकाला जाए, यहाँ के लोगों को तंग किया जाए, और यहाँ पर महंगाई इतनी बढ़ा दी जाए कि मोदी जी की गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से गिरा दिया जाए, और अपोजिशन को मुद्दा मिले कि भाई
क्या करना है, कैसे मोदी जी की गवर्नमेंट को वीक करना है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि कौन सी गेम्स चल रही हैं, नवंबर में क्या होने वाला है, और अगले साल मिडल ऑफ 2025 दोबारा से कौन से काम होने वाले हैं। थैंक यू महेश जी, थैंक यू सो मच, एंड जय हिंद। जय हिंद।